हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल कोचिंग की सामान्य विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में मैं पवन कुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में अपन ने जाना था किडनी और नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, बताया था किडनी है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है और नेफ्रॉन है उसमें मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम उत्सर्जन तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपन उत्सर्जन तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें अपन ने किसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रबारक के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, इस प्रकार से अपन ने कुछ लास्ट टाइम आपको बता चुका हूं कि मानव में जो किडनी होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, जिसका सीधा संपर्क किससे होता है, महाधमनी एवं महाशिरा से होता है। दोस्तों किससे होता है, महाधमनी एवं महाशिरा से होता है। ये बातें अपन ने की थी ना, ये बातें अपन ने की थी। ठीक है, फिर अपन ने आगे पढ़ा था आगे क्या पढ़ा था इन किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार में हमने बताया आपको कि मानव में क्या होती है, एक जोड़ी किडनी होती है। मानव में क्या होती है, एक जोड़ी किडनी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब अपन आगे की ओर बात कर रहे हैं। गौर करना साथियों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा गौर करने पर आप सबको याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, तो अपन ने ये जो पार्ट है किडनी, इसके बारे में पढ़ लिया था। अब अगला भाग क्या है दोस्तों, यहाँ पर मूत्रवाहिनी। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, मूत्रवाहिनी के बारे में पढ़ना है। फिर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, मूत्राशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मूत्राशय के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम मूत्रमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अंत में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मूत्रमार्ग के प्रकार पढ़ेंगे, या मूत्रमार्ग है वो नर एवं मादा में किस प्रकार से अलग अलग होता है, उन सबको अपन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक नंबर पर मूत्रवाहिनी। एक नंबर पे अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों, मूत्रवाहिनी। एक नंबर पर अपन किसकी बात करेंगे, मूत्रवाहिनी की बात करेंगे। ओके, अब देखिए, तो मानव में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है दोस्तों। कितनी, एक जोड़ी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, मानव में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है, जो प्रत्येक किडनी से एक एक निकल रही है। ये देख लो दोस्तों, प्रत्येक किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी निकल रही है ना। हाँ, प्रत्येक किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी निकल रही है। ये क्या करती है, किडनी से मूत्र को वहां तक लेकर जाती है, मूत्राशय तक लेकर जाती है। किडनी से मूत्र को वहां तक लेकर जाती है, यूरिन है ना, यानी मूत्र को किडनी से कहां तक लेकर जाती है दोस्तों, मूत्राशय तक लेकर जाती है। किडनी से कहां तक लेकर जाती है दोस्तों, मूत्राशय तक लेकर जाती है। ठीक है, अब देखो आगे अपन बात करें, इसकी लंबाई लगभग है ना, इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। और ये यूरिन को कहां पर लाकर छोड़ देगी, मूत्राशय में लाकर छोड़ देगी। कहां लाकर छोड़ देगी दोस्तों, मूत्राशय में लाकर छोड़ देगी। अब आगे अपन बात करते हैं मूत्राशय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, मूत्राशय के बारे में बात करेंगे। देखो, अगला अपना भाग है 2 नंबर, मूत्राशय, जिसे यूरिन ब्लैडर बोलते हैं दोस्तों। ये यूरिन डक्ट होती है और इसे बोलते हैं यूरिन मूत्राशय को क्या बोलेंगे, यूरिन ब्लैडर। मूत्राशय होता है यूरिन ब्लैडर। देखो, हमारे शरीर में जो कुले की अस्थियां होती है ना, जो कुले की अस्थियां होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, श्रोणी मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रोणी मेखला बोलते हैं। कुले की अस्थि को अपन क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला। कुले की अस्थि को बोला जाता है दोस्तों, श्रोणी मेखला बोला जाता है। क्लियर है ना। अब देखो, श्रोणी मेखला है ना, उसे 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों।
श्रोणि मेखला को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। बांटा जाता है ना? हाँ, सुना होगा। 3 भागों में बांटा जाता है, जिसकी मुख्य भाग होता है अंदरूनी भाग, जिसे बोलते हैं प्यूबियस। क्या बोलते हैं? प्यूबियस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो श्रोणि मेखला की प्यूबियस अस्थि होती है, गौर करना दोस्तों, श्रोणि मेखला की जो प्यूबियस अस्थि होती है, उस प्यूबियस अस्थि के ऊपर क्या स्थित होता है? मूत्राशय स्थित होता है। प्यूबियस बोन या इसे प्यूबिक बोन बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं? प्यूबिक बोन। ठीक है, तो प्यूबिक बोन के ऊपर क्या उपस्थित होता है? ये अपना प्यूबिक एरिया ना, उसके नीचे की अस्थि होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? प्यूबिक बोन बोलते हैं। और प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर क्या स्थित होता है दोस्तों? मूत्राशय स्थित होता है। ठीक है, के ऊपर क्या स्थित होता है? मूत्राशय स्थित होता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, मूत्राशय ना वो एक थैलेनुमा अंग है। मूत्राशय वो क्या है? एक थैलेनुमा अंग है। मूत्राशय एक प्रकार का थैलेनुमा अंग है दोस्तों, जिसमें मूत्र है वो क्या होता है? संग्रहित होता है। जिसमें मूत्र है वो संग्रहित होता है। जिसमें मूत्र संग्रहित होता है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, जिसमें मूत्र संग्रहित होता है। अब देखो, आगे अपन बात करते हैं। मूत्राशय में ना लगभग 400 से 600 ml मूत्र है वो स्टोर रह सकता है। 400 से 600 ml मूत्र है वो संग्रहित रह सकता है। ठीक है, 400 से 600 ml है यूरिन है वो आपके मूत्राशय में रुक सकता है। आगे अपन बात करें, अब मूत्राशय इसके ऊपर तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो एक अवरोधनी पेशी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवरोधनी पेशी, जो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तंत्रिका तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इस पर नियंत्रण होता है किसका? मस्तिष्क का नियंत्रण होता है दोस्तों। किसका नियंत्रण होता है? मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इसलिए हम मूत्र परित्याग प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। मूत्र परित्याग प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मूत्र परित्याग प्रक्रिया ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक होती है? मूत्र का परित्याग है वो ऐच्छिक होता है या अनैच्छिक होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इस प्रकार से, जैसे छींक आना अनैच्छिक प्रक्रिया है या ऐच्छिक प्रक्रिया है? हिचकी आना, ठीक है, मूत्र का त्याग, ठीक है, मल का त्याग, ठीक है, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? ये ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? इस प्रकार की बातें आ जाती है। इस प्रकार की बातें कई बार आ जाती है दोस्तों। क्लियर है? तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो मूत्र परित्याग प्रक्रिया है वो ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक होती है? मूत्र परित्याग प्रक्रिया ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक होती है? तो मूत्र परित्याग प्रक्रिया वो होती है दोस्तों अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। क्या? ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। मूत्र परित्याग प्रक्रिया वो ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए ना? हाँ, अब देखो, हाँ, कई बार जगह नहीं मिले तो हम कुछ देर के लिए कंट्रोल कर लेते हैं ना, या फिर विशेष करके स्कूल टाइम के अंदर जब सर हमें छुट्टी नहीं देते थे, ठीक है, बड़ी गंदी हालत होती थी, ठीक है ना? हाँ, तो वो किस कारण संभव था? हमारे ब्रेन के कारण, हमारे मस्तिष्क के कारण, क्योंकि ये जो यूरिन ब्लैडर है इस पर कंट्रोल किसका होता है? ब्रेन का कंट्रोल होता है। लेकिन याद कीजिए, जब आप नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे थे, जब आपकी उम्र 1 महीने से मान लो 1.5-2 साल तक की थी, जब आपकी उम्र 1 महीने तक की थी या फिर 1.5 साल की तक की उम्र थी, तब कोई आपको बड़े चाव से उठाया करता था गोद में और आप अपनी कार्रवाई पूरी कर देते थे। ठीक है, उस सामने वाले का चेहरा देखने लायक होता था। तो याद रखिए, बाल्यावस्था या बचपन है ना, शेषवावस्था में अपन ये बोल सकते हैं कि मूत्र परित्याग प्रक्रिया अनैच्छिक होती है। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि उस समय तक इस अवरोधनी पेशी का निर्माण नहीं हो पाता। इस कारण हम मूत्र परित्याग प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते दोस्तों। क्लियर है बात है? ठीक है, तो आपसे पूछे कि मूत्र परित्याग प्रक्रिया ऐच्छिक है या अनैच्छिक, तो आपका जवाब होगा ऐच्छिक प्रक्रिया है। लेकिन शेष अवस्था में मूत्र परित्याग प्रक्रिया वो क्या होती है दोस्तों? अनैच्छिक होती है। क्लियर है? लेकिन एक बात और बता देता हूँ, कुछ लोग बड़े हो गए हैं, कुछ लोग बहुत बड़े हो गए हैं, उम्र जिनकी 20-22 साल है, 25 साल है, लेकिन फिर भी वो कई बार रात को अपना काम कर देते हैं। समझ गए ना? हाँ, बिस्तर गीला कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? बिस्तर गीला कर देते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, उन लोगों में
क्या होता है, उन लोगों में जो ये अवरोधनी पेशी है ना, या तो ये अल्प विकसित होती है, या तो ये क्या होती है, अल्प विकसित होती है, या इससे जुड़ने वाली जो तंत्रिका पेश कोशिका है, या इससे जुड़ने वाली जो नर्व सेल है या तंत्रिका है, वो विकृत हो जाती है। तो क्या होता है, जब वो रात को सोते सोते वक्त मूत्र परित्याग कर देते हैं, यानी अनैच्छिक प्रक्रिया से मूत्र परित्याग प्रक्रिया कर देते हैं, उस रोग को अपन इनकॉन्सिनेंस या एसएम कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिनेंस या एसएम, इनकॉन्सिनेंस या एसएम कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ूं। हाँ इनकॉन्सिनेंस या एसएम। अब मैं बात करता हूं दोस्तों किसकी, मूत्र मार्ग की। किसकी बात करता हूं दोस्तों, मूत्र मार्ग की। गौर करना थोड़ी, जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। लास्ट बात कर रहे हैं दोस्तों मूत्र मार्ग की। मूत्र मार्ग देखो दोस्तों, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग की बात करते हैं। देखो मूत्र मार्ग क्या करता है, मूत्राशय से मूत्र को शरीर से उत्सर्जित करने का कार्य करता है। मूत्राशय से शरीर को मूत्राशय से मूत्र को शरीर से उत्सर्जित करने का कार्य कौन करता है, मूत्र मार्ग करता है, ठीक है। अब देखिए मूत्र मार्ग है ना, वो एक नलिकानुमा अंग होता है दोस्तों। मूत्र मार्ग है वो क्या होता है, अपने आप में एक नलिकानुमा अंग होता है, नलिकानुमा अंग, याद रह जाएगा ना दोस्तों। नलिकानुमा अंग होता है, एक नली जैसा होता है दोस्तों, समझ रहे हो ना। एक नलीनुमा होता है, एक नली जैसा होता है, कौन कौन नलिकानुमा अंग होता है मूत्र मार्ग। अब देखिए आगे बात करते हैं, जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष, गौर करना दोस्तों, पुरुषों में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग, मूत्र मार्ग व जनन मार्ग कॉमन होते हैं दोस्तों, एक ही होते हैं। पुरुषों में जो मानव नर है उनमें मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं, समझ गए ना। मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग एक ही होते हैं, जिसमें क्या होता है, सामान्य अवस्था में यह कार्य कौन करता है, मूत्र मार्ग के रूप में शीशन करता है दोस्तों। कौन करता है, शीशन, ठीक है। अब देखिए सामान्य प्रक्रिया में या सामान्यतः शीशन क्या करता है, मूत्र परित्याग का कार्य करता है, मूत्र परित्याग का कार्य करता है। लेकिन मैथुन के समय क्या होता है कि यह उत्थान अवस्था में आकर मानव मादा, या सीधा बोल देता हूं मैं, मादा योनि में शुक्राणुओं को छोड़ने का कार्य करता है। मादा योनि में शुक्राणुओं को छोड़ने का कार्य करता है। मादा योनि में शुक्राणुओं को छोड़ने का कार्य कौन करता है दोस्तों, बताइए कौन करता है, जनन मार्ग, ठीक है, जिसके रूप में कौन यूज होता है, शीशन यूज होता है। अब देखिए, अब जो मानव महिला होती है, गौर करो दोस्तों, जो महिला होती है ना, उसमें मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। महिलाओं में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। महिलाओं में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मूत्र मार्ग व जनन मार्ग अलग अलग होते हैं। मूत्र मार्ग एवं जनन मार्ग अलग अलग होते हैं। क्लियर है दोस्तों, महिलाओं में मूत्र मार्ग अलग होता है और जनन मार्ग क्या होता है दोस्तों, अलग होता है। गॉट इट, याद रह जाएगा ना। हाँ अब देखो आगे, अब हकीकत में क्या होता है कि जो मानव माता में जो जनन मार्ग होता है ना, मानव माता में जो जनन मार्ग होता है या योनि द्वार होता है, ठीक उसके ऊपर
मूत्र मार्ग होता है, उसके ऊपर क्या होता है, मूत्र मार्ग, ठीक है। और मूत्र मार्ग जस्ट क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस समझते हो क्या, मानव मादा की जो योनि होती है ना, उसके ऊपर एक बिंदुनुमा संरचना पाई जाती है, दो भाग, ये लघु ओष्ठ और लघु ओष्ठ के ऊपर साइड में, ठीक है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरियस बोलते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जनन मार्ग और क्लाइटोरियस के जस्ट ऊपर क्या उपस्थित होता है, मूत्र मार्ग उपस्थित होता है। महिलाओं में मूत्र मार्ग व जनन मार्ग अलग अलग होते हैं, और महिलाओं में जो मूत्र मार्ग है ना, वो जनन मार्ग के जस्ट ऊपर या क्लाइटोरियस के जस्ट नजदीक स्थित होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मानव नर का जो मूत्र मार्ग है ना, वो मानव मादा की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, समझ गए ना। यानी महिलाओं में जो मूत्र मार्ग है, महिलाओं का जो मूत्र मार्ग है वो पुरुष की अपेक्षा, महिलाओं में मूत्र मार्ग की लंबाई पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है दोस्तों। क्लियर है बात, समझ रहे हो। तो ये क्या था, मानव उत्सर्जन तंत्र। इसी के साथ उत्सर्जन तंत्र है ना, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन जानेंगे मूत्र के संगठन के बारे में, किसके बारे में, मूत्र के संगठन के बारे में, और अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे किसके बारे में, मूत्राशय से संबंधित रोग के बारे में, रोगों के बारे में। तो अपना आज का लास्ट पॉइंट बचता है मूत्र का संगठन, मूत्र का संगठन। देखो मूत्र का संगठन, गौर करना दोस्तों, मूत्र का संगठन। देखो दोस्तों, संगठन, मूत्र का संगठन। देखो जो मूत्र होता है ना, उसमें 96% वाटर होता है दोस्तों, 96% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। 96% जल होता है या पानी होता है। यूरिन में 96% क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर है। अब देखो 2% है ना यूरिया होती है दोस्तों, 2% क्या होती है, यूरिया। 2% क्या होती है, यूरिया होती है दोस्तों, ठीक है। 2% यूरिया होती है। लगभग 1% आना दोस्तों लवण होते हैं, 1% क्या होते हैं, लवण या साल्ट होते हैं दोस्तों। अब देखो 0.02% यूरिक एसिड होता है दोस्तों, 0.02% क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। क्लियर है। अब देखो और लगभग 0.025% अमोनिया भी पाई जाती है दोस्तों, 0.02% क्या पाई जाती है, यूरिया, अमोनिया पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, अमोनिया। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मूत्र का। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर। ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यूरिन या मूत्र का निर्माण करेंगे। गॉट इट। अब देखिए, ठीक है। तो ये क्या था, मूत्र का संगठन था। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव की जो किडनी है वो लगभग प्रति मिनट 125 ml पदार्थ का निस्यंदन करती है। 125 ml मटेरियल है ना, वो प्रति मिनट चलता है, जिसे अपन क्या बोले थे, GFR बोले थे दोस्तों। क्या बोले थे, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये प्रति मिनट होता है। और प्रति मिनट है ना, लगभग रक्त का 1/5 भाग निस्यंदित होता है, 1/5 भाग निस्यंदित होता है दोस्तों। क्लियर। फिर अपन ने मैंने ये बताया, जब 1 मिनट में इतना क्षमता है तो पूरे दिन में 180 लीटर मटेरियल क्षमता है, ठीक है। जिसका 99% भाग रीअब्जॉर्ब हो जाता है या पुनः अवशोषित हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है दोस्तों। समझ गए ना। जिससे पूरे दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन होता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन होता है। क्लियर है बात। 1 से 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन होता है। गॉट इट। हाँ। अब देखिए आगे। अब दोस्तों अगर किसी भी कारणवश किडनी खराब हो जाए, सोचकर देखिए, अगर किसी भी कारणवश किडनी खराब हो जाए तो कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग करते हैं, जिससे मूत्र को छानने की प्रक्रिया है ना दोस्तों, डायलिसिस या अपवहन कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस या
अपोवन। अगर किसी कारणवश हमारी किडनी खराब हो जाए तो हम यूज करेंगे दोस्तों कृत्रिम वृक्क। क्या यूज करेंगे? कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। क्या यूज करेंगे दोस्तों? आर्टिफिशियल किडनी यूज करेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ना, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी से रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का निस्यंदन क्या कहलाता है दोस्तों? अपोवन या डायलिसिस कहलाता है। अपोवन या डायलिसिस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अपोवन या डायलिसिस कहलाता है। गॉट इट? अपोवन या डायलिसिस कहलाता है। अब देखो अपोवन या डायलिसिस में क्या होता है, धमनी से रक्त को निकालेंगे। धमनी से रक्त को एक विशेष प्रवेश में डालकर, यानी एक विशेष सुई ऐसी प्रवेश में डालकर जिसमें रक्त का क्या नहीं जमता? थक्का नहीं जमता। ठीक है, एक प्रवेश में जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। तो यानी एक थक्कारोधी प्रवेश भी, धमनी में एक थक्कारोधी प्रवेश में प्रवेश करवाकर क्या निकाला जाता है दोस्तों? रक्त निकाला जाता है। फिर इस रक्त को ऐसी नलिकाओं से गुजारा जाता है। फिर इस रक्त को ऐसी नलिकाओं से गुजारा जाता है कुछ विशेष नलिकाएं होती है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं, एक बार सुनिए आप थोड़ा सा ध्यान से। ये इस प्रकार से कुछ विशेष नलिकाएं होती है दोस्तों। ठीक है, अब सुनो, इन विशेष नलिकाओं से रक्त को निकाल कर गुजारा जाएगा। समझ गए ना? इन नलिकाओं से रक्त को गुजारा जाता है और यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है दोस्तों, जिसे डायलिसिस फ्लूइड या अपोहनी द्रव बोलते हैं। जिसे डायलिसिस फ्लूइड या अपोहन द्रव बोलते हैं। अब देखिए, जब रक्त इसके अंदर से गति करता है, गौर करो दोस्तों, जब रक्त इन नलिकाओं से गुजरेगा, तो इन नलिकाओं की जो ये भित्ति है ना, इन भित्ति से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के साथ, भित्ति से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के साथ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है वो, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, थोड़ा बहुत प्लाज्मा प्रोटीन रहने दो, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, सॉरी माफ करना दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, शर्करा एवं अन्य कुछ उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थ, लवणों जैसे शर्करा, लवण, ठीक है, जैसे उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ है ना, वो छनकर कहाँ जाते हैं दोस्तों? अपोहनी द्रव में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इस रक्त को, इसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट तो निकल चुके हैं, फिर इस रक्त को सीरा के माध्यम से, यानी अंतःशिरात्मक रूप से, सीरा के माध्यम से वापस किस में प्रवेश करवा दिया जाता है? शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपोहन या डायलिसिस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे? अपोहन या डायलिसिस बोलते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, कृत्रिम वृक्क के अंदर क्या होता है, जब किडनी खराब हो जाए तो हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है वो निकल नहीं पाएंगे, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपन अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारे शरीर की मुख्य धमनी में एक उचित प्रवेशनी, थक्कारोधी प्रवेशनी प्रवेश करवाकर धमनी से रक्त को निकालकर विशेष नलिकाओं से गुजारा जाता है। ये विशेष नलिकाएं है ना, वो क्या करती है? रुधिर की कोशिकाओं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा प्रोटीनों को छोड़कर शेष सभी पदार्थों को क्या कर देगी? छान देगी। और प्रासरणी दाब के कारण द्रव है वो हमेशा संतुलित रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रासरणी दाब बराबर है ना, तो रक्त का जो प्लाज्मा का भाग है वो बाहर की ओर नहीं जा पाएगा। ठीक है, वो तो चलकर मटेरियल बाहर आ जाएगा और बाकी शुद्ध रक्त है वो अंतःशिरात्मक रूप द्वारा वापस शरीर में प्रवेश करवा दिया जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल किडनी और किडनी में फर्क इतना ही है कि किडनी के अंदर 99% मटेरियल का पुनः अवशोषण हो जाता है। पीछे ही बताया था 2 मिनट पहले, समझ गए ना? प्रतिदिन 180 लीटर मटेरियल छनता है,
ठीक है, उसका 99% क्या हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुनः अवशोषण नहीं होता, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुनः अवशोषण नहीं होता, रीऑब्जर्वेशन नहीं होता, दोबारा अवशोषित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जिन उपयोगी पदार्थों की हानि हो गई उन्हें शरीर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक ब्रेक के बाद। किसके साथ, कृत्रिम किडनी से संबंधित रोगों के साथ। थैंक यू।